ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो है, यहाँ से हमको धन आवेश ऋण आवेश के बारे में समझना है। ज्यादा नहीं समझना है, क्यों? क्योंकि इससे पहले जो है धन आवेश ऋण आवेश को हम समझा चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तब जो है धन आवेश पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, अबंडेंस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक, तो ये तो मैं समझा चुका हूँ कि कब इलेक्ट्रॉन की कम जाती है, कब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। ठीक, तो उस एटम के ऊपर आ जाता है, या तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ये मैं शायद पहले या दूसरे लेक्चर में ये पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे देख लेंगे, समझ लेंगे। ये उदाहरण को बस थोड़ा सा बस बताना है, थोड़ा सा, ये भी जानते ही होगे आप। उदाहरण धन आवेश में दे रहा है ना कि ये एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी। अच्छा, फ्रिक्शन से भी चार्ज जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन, दो बॉडीज़ को अगर आप रगड़ोगे तो उनमें फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी बॉडी के ऊपर भाग जाएंगे। तो जिस बॉडी पे चले गए इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोई दो चीज़ आपने रगड़ी, ठीक है, या उसको एक दूसरे के साथ रब किया, तो क्या होता है कि किसी एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, उस फ्रिक्शन की वजह से। तो एक बॉडी जिससे गए इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जिसके ऊपर चले गए इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अबंडेंस हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उधर नेगेटिव हो जाएगा, और जिधर से जाएगा मतलब जिधर से भाग जाएगा उधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कांच की छड़ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो यानी कमी क्यों होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भाग के चल गए किस पे, रेशम के कपड़े पे भाग के चले गए। तो रेशम के कपड़े पे तो कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, और कांच की छड़ पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, धन आवेशित लिखा है। ठीक, बस यही समझना था। वही दूसरे एग्जाम्पल में समझ लो, बस यही होता है। अब ये जो है हमको इसमें बस ये बताया गया कि किस में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव, लेकिन हम मतलब इतना बस समझ सकते हैं कि जब भी रब होगा तो किसी एक ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। बस इतना ध्यान रखो। ये नहीं ध्यान रखना है इतना डिटेल में कि कांच की छड़ ही नेगेटिव होगी कि रेशम का कपड़ा। बस इतना समझ जाओ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। अगला देखो, एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है। फर मतलब कोई बाल, किसी भी जानवर का बाल, तो उसको फर बोलते हैं। तो फर से रगड़ा जाएगा। तो एबोनाइट एक आपका ये एलिमेंट है, ठीक है, मेटल एलिमेंट है। तो इसको जब किसी फर से रगड़ा जाता है तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। तो क्या होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, एबोनाइट की छड़ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि जो फर थे उसके इलेक्ट्रॉन भाग के किस पे मतलब चढ़ गए या फिर आ गए एबोनाइट की छड़ पे। इसीलिए एबोनाइट की छड़ क्या हो गई, ऋण आवेशित हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। ठीक, और जो आपका फर था वो पॉजिटिव चार्ज, वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, इसी तरीके से बालों को जब, अरे बालों को कह रहा हूँ, कंघी को जब बालों पे रगड़ते हो तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो आपके बाल से इलेक्ट्रॉन भाग कर चले आते हैं क्या, आपकी कंघी पे। ठीक, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है कंघी पे, बाल पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, फिर आप उसी कंघी से जो है फिर आप और भी चीज़ें क्या कर सकते हो, जो कागज़ के छोटे छोटे पीसेस हैं जैसे, उनको क्या कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक, तो वो आप समझ सकते हैं। सॉरी, एक चीज़ मैंने थोड़ा सा गलत बता दी। ये कंघी वाले एग्जांपल में गलती ये थी कि बालों पे जब रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कंघी के चले जाएंगे बाल के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, कहाँ पे, आपके कंघी के ऊपर। फिर आप कोई भी चीज़ के पास लेके जाओगे छोटे छोटे कागज़ के पीसेस से, तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो साथ में कागज़ के जो पीसेस है वो भी उसके ऊपर चिपक जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था, उसके लिए मैं सॉरी। ठीक, अब दिया है, समान आवेशित वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, विपरीत आवेशित वस्तु एक दूसरे का, ये तो यूनिवर्सल लॉ है हर चीज़ में। मैग्नेट में भी जो है सेम पोल जो होंगे,
वो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन मतलब वही होता है प्रतिकर्षण, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और जो ऑपोजिट पोल्स होंगे या विपरीत पोल होंगे, ठीक है, सेम बोलते हैं समान को, ठीक है, यानी कि किसी भी तीनों कई सारे केसेस में देखा ये, जैसे मान लीजिए सेम मैग्नेट, ठीक है, ठीक है, सेम पोल अगर होंगे मैग्नेट में, ठीक है, मैग्नेट के केस में अगर सेम पोल होंगे तो क्या करेंगे, रिपल्सन, प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक। उसी तरीके से अगर ऑपोजिट पोल होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे एक दूसरे से, नेगेटिव और अरे नॉर्थ पोल साउथ पोल को एक पास लाओगे चिपक जाएंगे, ठीक है, और नॉर्थ पोल को लाओगे तो नहीं चिपकेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। साउथ पोल को लाओगे पास में, नहीं चिपकेंगे, ठीक है। सेम आपका चार्ज में भी होता है, अगर नेगेटिव चार्ज के पास, नेगेटिव चार्ज बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास लाओगे तो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन करके चिपक जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक है। और वहीं पे अगर नेगेटिव और नेगेटिव बॉडीज़ हैं दोनों तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। पॉजिटिव और पॉजिटिव बॉडीज़ हैं दोनों तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, यानी रिपल्सन शो करेंगे, प्रतिकर्षण, ठीक है। ये याद करना कोई मतलब कठिन काम नहीं है, ठीक है, सिंपल है, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे विद्युत धारा को समझते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक। अच्छा, मैं बता भी चुका था ये, इसको भी मैं समझा चुका हूँ, तो जो चीज़ें समझ चुके हैं उस पर टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, जो चीज़ नई होंगी उन्हीं को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, विद्युत धारा मैंने बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत धारा होता है कि एक मतलब विद्युत धारा को समझ सकते, पहले यूनिट हमको रट लेंगे, एम्पियर होती है। क्यों, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे आंद्रे मैरी एम्पियर, उन्हीं के नाम पे, एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, फ्रांस के थे, उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट का नाम रख दिया गया है। उन्होंने ही विद्युत धारा के ऊपर बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए होंगे, तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए, ठीक है। साइंस में क्या होता है कि फिजिक्स में जो है किसी भी साइंटिस्ट ने अगर किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया रहता है तो उसके नाम पे क्या कर दिया जाता है, यूनिट बना दी जाती है, ठीक है, उनको सम्मान देने के लिए, उनको याद रखने के लिए, ठीक है। तो इनको भी हम लोग बार बार जब भी एम्पियर एम्पियर करते हैं, 1 एम्पियर 5 एम्पियर, तो याद करते रहते हैं। एम्पियर भाई साइंटिस्ट जो थे, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था। एक्चुअल में जो एसआई यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, वो होती है कूलॉम पर सेकेंड, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको एम्पियर कर दिया सिंपल, इनके नाम पे, ठीक है भाई, आपको सम्मान दे रहे हैं हम लोग इस तरीके से। कूलम पर सेकंड तो सिंपल आप फार्मूले से डिराइव कर सकते हो। आई का फार्मूला होता है, क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो अगर अब आई का आपको यूनिट चाहिए तो आपको क्या करना है, क्यू का यूनिट निकाल लोगे। क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम, और बीच में क्या है, फ्रैक्शन का साइन है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं पर, इसको पर भी बोलते हैं, पी आर, ठीक है, इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे करके लगा दिया पर, कूलम पर, और टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है सेकेंड, और चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, तो हमने लिख दिया सी कूलम और पर और सेकेंड, ठीक है। ये स्मॉल है और ये कैपिटल लेटर में है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी जगह हमने क्या चेंज कर दिया, एम्पियर को सम्मान देने के लिए इसी चीज़ को हमने क्या बोल दिया कि एम्पियर है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो एकदम आपको पता ही होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, पहले विद्युत धारा को तो मैं कंफर्म कर दूं कि है क्या विद्युत धारा। विद्युत धारा भाई जैसे आपको पता चल गया यूनिट एम्पियर है, तो मैं बोला 1 एम्पियर की विद्युत धारा हमको जनरेट करवानी है। विद्युत धारा मतलब अगर आप ऐसे भी नहीं समझना चाहते तो सिंपल, मतलब ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं सिंपल ही समझा देता हूँ, रिवाइज ही करना है ना, तो सिंपल आप समझ लीजिए, जब किसी भी बॉडी के अंदर से जब चार्ज स्टैटिक है, रुका हुआ है, तब जो है करंट जो है
पैदा नहीं होगी, करंट जनरेट नहीं होगी, और चार्ज जब फ्लो करने लगेगा, चार्ज जब मूव करने लगेगा तभी करंट पैदा होगी। ठीक है, तो वही चार्ज का जो मूवमेंट है उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही समझ सकते हो। इसीलिए हम लोग जब 12th क्लास में जाएंगे तो फिजिक्स में ना एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज जो है स्टैटिक है, रुका हुआ है। ठीक है, तो यानी वहाँ करंट का मामला ही नहीं है। ठीक, और वहीं सेम दूसरे जगह एक चैप्टर आगे आएगा उसी में 12th में इलेक्ट्रोडायनामिक्स, या फिर उसी में उसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, और डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट, चलना। ठीक है, यानी चार्ज का मूवमेंट होना, फ्लो होना, तो तब उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, तब चार्ज रुका नहीं है, तब चल रहा है। जब चल रहा है तो उसी चैप्टर को ना करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पता नहीं उसी के अंदर आता है ये चैप्टर कि क्या, मतलब ये भी रहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आ गई ना, करंट पैदा हो गई, जैसे ही चार्ज का फ्लो हुआ करंट पैदा। बस तो समझना वाली चीज़ ये है कि फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का मूवमेंट ही करंट है एक तरीके से, बस ख़त्म। अब आ जाओ आगे, अब इसको समझ लो क्या क्या दिया है और चीज़ें। अमीटर के बारे में दिया है। ठीक है, तो अमीटर जो है वो मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब मापने का यंत्र है। किसको मापने का यंत्र है? कि किसी भी सर्किट में से, किसी भी वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मापने का। वो बता देगा कि 1 एम्पियर हो रहा है, 2 एम्पियर क्या हो रहा है, तो उसी को अमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसका ये बना है दो वर्ड से मिलके, एम्पियर से और प्लस मीटर। किसी भी चीज़ को, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है जो नापने का काम करता है तो हम उसको मीटर बोलते हैं ना। जैसे बिजली नापने वाला को बोलते हैं मीटर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम मीटर बोलते हैं। तो जो भी नापने वाली, तो ये बिजली नापती है तो ये क्या है? एम्पियर मीटर है। ठीक है, एम्पियर को नापने वाला मीटर यानी एम्पियर मीटर। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में अमीटर बोलते हैं। एमीटर, अमीटर कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी देखिए एम्पियर भाई का नाम आ रहा है। ठीक है, इसको बोल रहा है श्रेणी क्रम में संयोजित करिए तभी करंट बताएगा। अब ये श्रेणी क्रम क्या होता है, और एक होता है समांतर क्रम। दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लो, पहले ही समझे रहोगे तो आगे आएगा ही। ठीक है, तो अभी समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम होता है, जैसे अगर आपको करंट नापना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स है, ये बैटरी है मान लीजिए। ठीक है, या फिर लोड है, जो सोर्स है, इसको लोड नहीं बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे। ठीक है, बैटरी हो गया, मेंस हो गया, मतलब जो आप पोल पे से लाइन आती है, इन्वर्टर में से आती है किसी वजह से, तो वो बैटरी या सोर्स बोल सकते हो या मेंस बोल सकते हो। ठीक है, कुछ भी बोलिए। मान लीजिए हम छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, एक बल्ब लगा दिया। ठीक, तो अब इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि आपको पता करना है कि ये बल्ब जब ग्लो कर रहा है तो ये जो वायर है इसमें से करंट कितनी जा रही है। ठीक है, मतलब करंट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे तो किस स्पीड से फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वही स्पीड ही ना होता है कि 1 सेकंड में कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से गुजरे। ठीक है, तो वो स्पीड पे डिपेंड करेगा। वायर तो उतना ही पतला रहेगा। ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स मत समझो, सीधे समझो कि मतलब करंट जो है पता करना है आपको कि इस वायर में कितनी गुजर रही है। ठीक है, कितनी करंट जा रही है। जैसे ये बल्ब ग्लो कर पा रहा है तो उसको आपको मेजर करना है। 1 एम्पियर जा रही है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, कितनी जा रही है। तो आपको एमीटर का यूज करना पड़ेगा। तो एमीटर का यूज लगाओगे कैसे एमीटर को? ठीक है, एमीटर इस वायर में जोड़ोगे तभी ना एमीटर में बताएगा हाँ भाई इस वायर में से इतनी करंट। तो जोड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, और दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। इसको समांतर क्रम बोलते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन को श्रेणी क्रम बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको अगर सीरीज में जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से एक वायर और इससे कनेक्ट करेंगे। मतलब जो एमीटर ये है, हमारा एमीटर है मान लो। ठीक है,
इसमें बताएगा। तो ये एमीटर को वायर ला के यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे, एमीटर का वायर लगा के यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये देखिए बल्ब भी यहाँ पे है और बल्ब के ऊपर पैरेलल ये आपका एमीटर है, तो इसको कैसा कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ऐसे कभी भी एमीटर को नहीं लगाना है, तो वो जो है गलत आपको कम जो है करंट शो करेगा। अगर वायर में से 2 एम्पियर जा रही होगी तो ये 1 एम्पियर, आधा एम्पियर ऐसे शो करेगा, ठीक है। उसका रीजन भी अभी समझा दूंगा। अभी के लिए समझो कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ना है। ये हमारा सर्किट है, यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे ये सोर्स है, यहाँ से करंट पैदा हो रही है, हमको नापना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, पैरेलल नहीं श्रेणी क्रम में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे बीच में, ठीक है। बीच में यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एमीटर लगा देंगे, इसका वायर यहाँ कनेक्ट कर देंगे यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, अब श्रेणी क्रम में है। अब हमने यहाँ पे पैरेलल नहीं लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है। हमने कहाँ लगा दिया, वो वायर जो थे उसी में बीच में उसको कनेक्ट कर दिया, वायर को कट करके, ठीक है, कट करके बीच में कनेक्ट कर दिया। तो अब जो करंट इससे जा रही होगी, यहाँ से फ्लो हो रही होगी हर जगह से, वो यहाँ पे दिखा देगा 2 एग्जैक्ट, ठीक है। पैरेलल में क्यों नहीं दिखाएगा, इसलिए नहीं दिखाएगा कि भाई ये करंट यहाँ से गई, यहाँ से ये करंट ऐसे करके इस वायर में गई, ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, आधा करंट इधर, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर। तो ये जो एमीटर यहाँ पे लगा है, ये तो यहाँ पे जो करंट आया इस वायर में, एक मिनट, एमीटर जो है, दूसरा फिगर बना देता हूँ अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये देखिए, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ था, यहाँ पे ये बैटरी थी। तो अगर मैंने ऐसे लगाया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बोला इस पॉइंट पे जाके, यहाँ पे जब जाएगी इस पॉइंट पे, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा करंट इधर चला जाएगा, थोड़ा करंट इधर। तो ये जो एमीटर है, ये यहाँ से फ्लो होने वाले करंट को ही ना शो कर पाएगा, पूरे करंट को नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमको एमीटर कहाँ लगाना चाहिए, यहाँ। तो यहाँ से जितना भी करंट आ रहा होगा सब ये मेजर करके बता देगा, बस यही है सीरीज कॉम्बिनेशन में, यही रीजन है कि लगाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये दिया है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। इसको तो आप एक तरीके से स्किप कर सकते हो, क्योंकि स्किप का मतलब, या फिर सिंपल समझ सकते हो, माइक्रो और मिली ये दोनों छोटी यूनिट है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ से, मतलब ये 100 मीटर दूर है, ठीक है, ये डिस्टेंस 100 मीटर दूर है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी डिस्टेंस के लिए हम मीटर यूज कर रहे हैं, और बड़ी के लिए किलोमीटर यूज करते हैं। और छोटी डिस्टेंस है, मान लीजिए हमको स्केल से किसी की लेंथ नापनी है, तो वो सेंटीमीटर में नापोगे ना। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। पेंसिल की लंबाई नापनी हो, किसी बॉक्स, छोटे से बॉक्स की लंबाई, मोबाइल की लंबाई नापनी हो, ठीक है, तो आप स्केल से ही नाप सकते हो, तो सेंटीमीटर में, ठीक है। कभी कभी आपने मिलीमीटर भी कहीं पे सुना होगा, ठीक है, कहीं पे, तो वो छोटी यूनिट्स है, ठीक है। तो उसी तरीके से माइक्रो और मिली, ये भी क्या है, छोटी है। मिली तो अभी बताया, माइक्रो भी छोटी होती है, ये मिली से भी छोटी होती है, ठीक है, ठीक है। बस इतना समझ लो। अब ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर ये टाइम लगा देगा इसको समझाने में, जल्दी को थोड़ा डिटेल में ही बताना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ जाइए कि कुछ यूनिट्स जो होती है, जैसे कोई भी एक बेस यूनिट होगा, मान लीजिए वो मीटर है, एम्पियर है, ग्राम है, ठीक है, और भी हो गया लीटर है, ये बेस है। इसके आगे अगर आपने कुछ ऐसा वर्ड जोड़ दिया जो क्या कर देगा, उसको बड़ा भी कर सकता है, और कोई ऐसे वर्ड्स होंगे जो जुड़ जाएंगे आगे जो उसको छोटा कर देंगे उस वैल्यू को। जैसे अगर आपने किलो जोड़ दिया, किसी में भी किलो एम्पियर में जोड़ दिया, चाहे मीटर में जोड़ दिया, किलोमीटर हो गया, किलो एम्पियर, तो ये बड़ा हो जाएगा, मतलब ये ज़्यादा शो करेगा। अगर मैं बोलूँ 1 किलो एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो आप इमेजिन करिए बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। एम्पियर, अगर 1 एम्पियर और 1 किलो एम्पियर को कंपेयर करो, कौन ज़्यादा होगा, 1 किलो एम्पियर, ठीक है। 1 किलो एम्पियर में 1000 एम्पियर हो जाएंगे, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं माइक्रो एम्पियर, माइक्रो जोड़ दूँ सब में, या मिली जोड़ दूँ, मैं बोल दूँ मिली लीटर, मिली ग्राम, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है, मिली एम्पियर, तो ये मिली जो है ये छोटा दर्शाएगा। अगर मैं कंपेयर करूँ 1 एम्पियर को और 1 मिली एम्पियर को,
तो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये जो है आप मैथ में पढ़ सकते हो ये सब कि कौन सी जो है छोटी यूनिट्स होती हैं, कौन सी बड़ी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, एक बेस यूनिट होगी और उसमें कुछ ऐसे आगे जुड़ जाएंगे सफिक्स प्रीफिक्स। ठीक है, जो क्या कर देंगे, उस वैल्यू को बड़ा कर देंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे जुड़ जाएंगे जो उस वैल्यू को छोटा कर देंगे। बस इतना समझना है, इसको छोड़ते हैं। अब ये जो है, ये 1 एम्पियर क्या होता है ये बता चुके। 1 एम्पियर सिंपल रिवाइज कर लो। 1 एम्पियर क्या होता है, अगर 1 कूलम का चार्ज गुजर रहा हो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, एक मतलब इतने कितने 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकंड के अंदर फ्लो कर रहा है तो समझ जाएंगे 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। 1 कूलम का मतलब क्या होता है, वही होता है इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, वही होता है, हमने निकाला था कल। ठीक है, तो वो भी नहीं समझना है तो सिंपल समझ लो, 1 कूलम का चार्ज अगर गुजरा एक वायर के, एक ये वायर है, इसके एक क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड के अंदर, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, बस सिंपल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये तो समझ गए, ये जो मिली एम्पियर दिया है यहाँ पे, माइक्रो एम्पियर, ये दिया भी खास रीजन से, क्यों नहीं किलो एम्पियर बुक में दिया, या फिर और बड़ी यूनिट डेका एम्पियर, ये सब क्यों नहीं दिए, मेगा एम्पियर। ठीक है, वो इसलिए नहीं दिए ना कि एम्पियर खुद ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एम्पियर में ही नापना बहुत इनफ है। ठीक है, 5 एम्पियर 10 एम्पियर करंट ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बड़ी यूनिट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो किलो एम्पियर ये इन सब की नीड ही नहीं है। ठीक है, मेगा एम्पियर नीड क्या पड़ती है, कम करंट की, करंट बहुत ज़्यादा कम भी चाहिए होता है। ठीक है, जो डीसी करंट होता है वो कम होता है, मिली एम्पियर में होता है। ठीक है, जो बैटरी होती है, ठीक है, या फिर आपके सेल जो होते हैं उनमें से जो करंट निकलता है वो बहुत कम अमाउंट में निकलता है, तो उनमें माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेमी कंडक्टर, ये सब, इनमें माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होता है। ठीक है, इनमें रीडिंग जो रजिस्टर्स जो कुछ कुछ होते हैं जो आपके सर्किट्स में लगे होते हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी आईसी के अंदर लगे होते हैं, तो उनमें करंट बहुत कम फ्लो करवाना होता है, तो वो माइक्रो एम्पियर में उनकी रीडिंग दी होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर दिया गया है। ठीक है, और जो हमारे एसी करंट होता है घर में जो, वो एम्पियर में आता है। ठीक है, एक जितना भी आता हो, ठीक है, 5 एम्पियर 2 एम्पियर 10 एम्पियर जितना भी आता हो। ठीक, अब ये जो है नोट में समझ लीजिए, नोट में क्या दिया है विद्युत धारा की दिशा उसमें प्रवाहित होने वाले धन आवेश की दिशा में होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये चीज़ भी बता चुका हूँ, फिर से समझ लो कि जैसे कोई भी, ये मान लीजिए बैटरी है, ठीक है, प्लस इधर है और माइनस इधर है, इधर कोई भी लोड लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, ये सोर्स है अपना, ये लोड है। ठीक, मतलब बैटरी बल्ब। ठीक है, तो करंट जो है एक्चुअल में जो है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से करंट पैदा होगी, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस तरीके से, पॉजिटिव वाले की तरफ आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसा होगा। ठीक है, ठीक, लेकिन करंट का फ्लो जो होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, और ये जो है पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज किधर चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है। ठीक, उल्टा ही जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डिफरेंट। अब इसको डिटेल में से बस रट लो कि उल्टा जाएगा। ठीक है, और उल्टा जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो उसी पॉजिटिव चार्ज के उसी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन तो ये है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, और पॉजिटिव चार्ज जो कि मूव नहीं कर सकता, हमने बताया प्रोटॉन हमेशा अंदर ही, लेकिन हम मानेंगे क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, और यही पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, करंट की डायरेक्शन, कि करंट भी इधर ही जाएगा। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तभी करंट पैदा हो रही है, लेकिन हम जो पढ़ाई है हमारी उसमें हम हमेशा आगे तक जो है यही मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो हो रहा है वही करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये जो एटम है कि प्रोटॉन जो है मूव नहीं कर सकते, ये बाद में इसकी खोज हुई थी, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है ये साइंटिस्ट ने पहले ही अज्यूम कर ली थी। ठीक है, मान ली थी।
ठीक है। तो उसकी वजह से और फिर उसके ऊपर कई सारी मतलब उन्होंने अपने थ्योरीज दे दी थी, ठीक है। तो उसकी वजह से बाद में फिर चेंज करना कि हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कोई करंट की बताएं, वो पॉसिबल नहीं था, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो पहले की उन्होंने अज्यूम कर लिया था इसी को, तो उसी के आधार पे थ्योरीज कई सारी उन्होंने बना दी थी। उन्होंने कहा इसी को रहने देते हैं, बस हमको क्या करना रहेगा, बस मान लेना रहेगा कि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रही होती है, ठीक। तो वही आपको बस मान लेना है, ठीक। तो यहाँ पे वो हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया मुक्त इलेक्ट्रॉनों ऋण आवेश के प्रभाव से धारा उत्पन्न होती है, लेकिन धारा की दिशा हम क्या मानते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत मानते हैं, ठीक। सिंपल, ख़त्म हो गया ये भी। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ा सा उदाहरण दिया है, ये I=Q/T पे सॉल्व करने के लिए ये न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसको समझिए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों सिमिलर है लेकिन थोड़ा समझना भी इनको ज़रूरी है कि दोनों में अंतर, वो क्या अंतर है जो अलग अलग इनको पढ़ा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो आज थोड़ा सा मैं इसको इन दोनों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, एक को तो क्लियर ही कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, ठीक है, देखते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल समझो, जैसे आप पानी की टंकी आपके घर लगी होती, सबके घर होगी से छत पे, तो पानी की टंकी में पानी भरवाने के लिए मोटर लगा होगा, सिंपल, ठीक है, या फिर सबमर्सिबल वाला मोटर लगा होगा, ठीक है, जो भी लगा हो। तो उसमें क्या करते हैं ये मोटर्स, क्या करते हैं, पानी, ज़मीन के पानी पे क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, किस तरफ, ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट करके पानी को चढ़ा देते हैं, कहाँ तक, टंकी तक, ठीक है। उसी तरीके से जो आपका करंट है, यानी कि करंट, सॉरी नहीं, करंट को भूल जाए, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको भी तो मूवमेंट के लिए भाई, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लूज़ हैं, जिनका बॉन्ड जो है न्यूक्लियस के साथ, प्रोटॉन के साथ जो अट्रैक्शन है थोड़ा सा कम है, जो बाहर है, तो उनको ऐसे तो नहीं भाग जाएंगे, थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन है ही, चिपके हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ना वो भागेंगे, मूवमेंट शो करेंगे। तो जो भी कंडक्टर्स हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो कि अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाया जाए मूव करना शुरू कर सकते हैं, तो उनको फोर्स तो देना पड़ेगा ना कुछ। तो वही फोर्स जो क्या होता है, जो फोर्स होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, उसी फोर्स को। वो धक्का, जैसे पानी पे धक्का लगा रही मोटर तो ऊपर जा रहा है पानी, उसी तरीके इलेक्ट्रॉन्स पे जो धक्का लगेगा जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो एसी करंट होता है, कौन सा करंट, एसी करंट, जो हमारे पोल्स पे से आता है, ठीक है, जो मेन हम बोलते हैं जिसको, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है। जहाँ पे बिजली बनती है हाइड्रो पावर प्लांट में या फिर आपका थर्मल पावर प्लांट में, वो क्या जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक एनर्जी ही है, जो एनर्जी क्या करेगी, धक्का लगाएगी किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो वही एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है वहाँ पे बिजली घरों में, सॉरी हाइड्रो पावर प्लांट्स में, और ये आपके सोलर पावर प्लांट बोल सकते हो, थर्मल पावर प्लांट पे जनरेट हो रही है वो एनर्जी, और वही एनर्जी क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स पे वायर्स के अंदर धक्का लगा के इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा रही है, वही इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या करंट पैदा कर देते हैं, ठीक। और जिससे आपके घर उजाला हो जाता है, पंखा चल जाता है, जो भी हो जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया वो धक्का, ठीक है। अब दूसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसमें थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे तो धक्का लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, तब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। एक होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ उनको कहीं से अट्रैक्शन मिल जाता है, ठीक है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स भागने लगते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए वायर है, तो वायर के एक एंड पे मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। बैटरी जो हम डीसी करंट पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा फिगर सही बनाता हूँ, मान लीजिए ये
पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे लोड वगैरह लगा दिया, कुछ भी है बीच में, अपना फ्रिज कूलर जो भी है, फ्रिज कूलर कह रहा हूँ, मतलब ये डीसी करंट है ना, जो भी डीसी से चल सकता है, मैनेज हो सकता है, वो मान लीजिए छोटा सा बल्ब है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, यहाँ पे डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसा पोटेंशियल डिफरेंस? एनर्जी का डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल में क्या होगा, इस साइड इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी ना बैटरी के अंदर, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। तो क्या होगा, ये जहाँ कमी है ये क्या करेंगे, वायर के थ्रू, क्या वायर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से वायर के इलेक्ट्रॉन्स किधर भाग जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल में। और जब वायर के इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे तो वायर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो उस इलेक्ट्रॉन्स की कमी को कौन, ये नेगेटिव टर्मिनल बार बार पूरा करता रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कमी होती रहेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, रिपल्सन भी करते रहेंगे ना, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे तो आगे के इलेक्ट्रॉन्स को फिर रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स फिर आगे भागते रहे, तो इस तरीके से एक लूप बन जाएगा। और लूप जैसे ही बन जाए, लूप में ही करंट फ्लो होता है, लूप बन गया, इलेक्ट्रॉन बार बार घूमे, ऐसे घूम 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 इसी में घूम 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 घूमते रहेंगे, ये करंट पैदा होती रहेगी, बल्ब ग्लो करता रहेगा। तो इसमें हमने कोई एनर्जी नहीं लगाई बाहर से, इसमें जो है बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस था, बैटरी ऐसे बनाई गई थी, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस था। एक में जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, एक जगह ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉन्स क्या गए, कमी वाले एरिया में अट्रैक्ट होके आ गए, ठीक है। और अट्रैक्ट होके आने के बाद फिर जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अधिक हो गए, रिपल्सन से फिर उन्होंने आगे शिफ्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से एक लूप चलता रहा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से नहीं, ये यानी डीसी करंट में क्या हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे वर्ड, जिससे करंट पैदा हो रहा है, और एसी करंट में पोटेंशियल बोलेंगे, जिससे करंट पैदा हो रहा है, ठीक है। एसी करंट में पोटेंशियल और डीसी करंट में पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे करंट पैदा हो रही है। और इन दोनों को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी और पोटेंशियल को भी, दोनों को हम क्या बोल देते हैं, आगे हम कॉमन नेम से पढ़ेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, हम बोल देंगे वोल्टेज। क्या बोल देंगे, वोल्टेज, ठीक है। तो आई होप जो पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल है, और इन्हीं दोनों को हम वोल्टेज भी कॉमन यूज करते हैं कि वोल्टेज, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का या फिर वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। ये भी वोल्ट क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का नाम वोल्टेज पड़ गया, यूनिट का नाम वोल्ट पड़ गया, ठीक है। तो साइंटिस्ट को भाई सम्मान देते रहो, यूनिट उनके नाम पे बनाते रहो, और घर पे पढ़ते रहो, अरे जहाँ पे भी पढ़ना है वहाँ पढ़ते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे इसमें जो थ्योरी दी गई है, ठीक है, इसका यूनिट दिया गया है, देखिए वोल्ट दिया गया है, ठीक है। अब आगे थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, 33 मिनट्स का हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट्स दिए गए, ये फॉर्मूला समझाना है, यूनिट का थोड़ा सा समझाना है, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो डिफरेंस था मेन वो तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई, टाटा बाय।